हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। ये है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। ये आखिर क्या होता है। इक्विलिब्रियम के हमने 3 टाइप पढ़े थे, फिजिकल, केमिकल और आयोनिक। केमिकल की हमने एक और कैटेगरी बना दी। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये 2 तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। ये क्या होते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के अंदर केपी और केसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई आज के लेक्चर में। इसी के ऊपर बहुत से नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी निकलते हैं, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हमने एनसीईआरटी के भी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। जल्दी से करते हैं भाई शुरू। आप लोग कर दो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम करेंगे फिर डायरेक्टली इसको स्टार्ट। ठीक है भाई। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। देखो भाई, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, यहां पर मैं आपको होमोजीनियस वर्ड का मतलब समझाता हूं। हमने चैप्टर नंबर 1 में मैटर की 3 फिजिकल स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इक्विलिब्रियम जो है वो 2 फेजिस के बीच में होता है। एक हमारा होता है रिएक्टेंट वाला सिस्टम और दूसरा होता है प्रोडक्ट वाला सिस्टम। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो जाए, या तो दोनों सॉलिड हों, या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों लिक्विड हों, या फिर दोनों गैस हों, तो अगर स्टेट सेम है उसको बोला जाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स सेम नहीं है, किसी एक की भी डिफरेंट हो गई, तो उसे बोला जाएगा हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम इज होमोजीनियस इफ ऑल द स्पीसीज इन रिएक्शन आर इन सेम फेज। अगर रिएक्शन की सारी स्पीसीज मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट्स और सारे के सारे प्रोडक्ट्स, अगर वो दोनों सेम फेज में हो जाएं तो इक्विलिब्रियम को होमोजीनियस बोला जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई, देखो 3 रिएक्शंस के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट केस में क्या है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बन रही है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, और जो अमोनिया बन रही है एज ए प्रोडक्ट वो भी गैसियस फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड दोनों तरफ सारी स्पीसीज गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, सेम फेज में प्रेजेंट हैं। तो इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा इसको बोला जाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एक और नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को इंक्लूड किया है। यहाँ पर क्या है भाई, देखो हमारे पास है एक सोल्ट जिसकी हमने रिएक्शन यहाँ पर कराई हुई है वाटर के साथ, और जिससे क्या बन रहा है भाई, एसिटिक एसिड और इथेनॉल हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है प्रोडक्ट दोनों एक्वस फॉर्म में है, रिएक्टेंट एक एक्वस फॉर्म में है, और दूसरा हमारे पास है वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो क्या लिक्विड और एक्वस फॉर्म के अंदर कोई डिफरेंस है? इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है? देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ भाई। वाटर हमारे पास होता है जस्ट ए सोलवेंट। मान लो यहाँ पर कोई कंटेनर था जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ था भाई, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास वाटर। वाटर किसी के अंदर डिजोल्व नहीं है, वो खुद ही वाटर है ना। तो वो एक सोलवेंट की तरह काम कर रहा है। इसी के अंदर जब हमने डाला इथाइल एसीटेट, ये एक सोल्ट है भाई, ये कुछ इस तरह का होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। जब इसको डिसोल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिलके ये क्या बनाएगा भाई, देखो वाटर का ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, जिससे क्या बन जाएगा भाई, हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा। और ये OH जो है ये कनेक्ट हो जाएगा CH2CH3 के साथ, जिससे कि हमारा इथेनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान से समझो भाई, हमारे पास जो इथाइल एसीटेट था, मतलब कि जो रिएक्टेंट था, वो भी पानी के अंदर डिजोल्व है।
जब कोई सब्सटेंस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तब उसकी स्टेट को बोला जाता है एक्वस स्टेट। एक्वस वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दिया गया है वाटर के अंदर। सिमिलरली जो एसिटिक एसिड बनने वाला है, ये जो लेफ्ट साइड में एसिटिक एसिड बनने वाला है CH3COOH, ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए इसकी फॉर्म को भी एक्वस बोला जाता है। सिमिलरली जो इथेनॉल यहाँ पर बनने वाला है, जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, वो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही रहेगा, इसलिए उसको भी हम लोग एक्वस बोल रहे हैं। अब यहाँ पर प्योर वाटर क्या है भाई? प्योर वाटर इज 100% वाटर, ये भी एक्वस ही हम लोग मान सकते हैं। ये खुद वाटर एज ए सोलवेंट काम कर रहा है, तो इसलिए इसकी लिक्विड स्टेट को आप लोग ये मत समझना कि ये एक्वस से कुछ अलग स्टेट है। जी नहीं, हमारे पास जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनेगा ना, वो एक सिंगल फेज सॉल्यूशन बनेगा। हम वहां पर ये नहीं देख पाएंगे कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर वहां पर दो तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। हम फिजिकली देख के ये नहीं बता पाएंगे। फिजिकली अगर हम लोग पूरे सॉल्यूशन को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा भाई, वाटर है जिसके अंदर ये तीनों की तीनों चीजें डिजोल्व प्रेजेंट है। हम देख के नहीं बता सकते कौन सा एसिटिक एसिड है, कौन सा नॉर्मल वाटर है, कौन सा इथेनॉल है और कौन सा इथाइल एसीटेट है। यही होता है एक सिंगल फेज। अगर मैं आपको फेज का थोड़ा सा अच्छे से मतलब समझाऊं तो ध्यान से समझना। अगर हम लोग वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें अल्कोहल को, तो वहां पर क्या होता है, एक सिंगल फेज बन जाता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कहां पर अल्कोहल है और कहां पर वाटर है, वो एक सिंगल सिस्टम बन जाएगा, इसलिए उसको बोला जाएगा होमोजीनियस सिस्टम। अगर हम लोग ऐसा करें कि वाटर के अंदर हमने सैंड डिजोल्व कर दी, मिट्टी डाल दी, तब वहां पर क्या एक फेज हमें दिखेगा? जी नहीं, हमें दिखेगा कि नीचे के फेज में मिट्टी सेटल हो गई है और ऊपर हमारा वाटर है। तो वहां पर जो फेज हमारा बना वो हीट्रोजीनियस बना, वहां पर वो एक हीट्रोजीनियस सिस्टम बन गया। तो ये डिफरेंस होता है भाई। अगर हम हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे एक फेज के अंदर हमें दिख रहे हैं तो वो हो जाएगा होमोजीनियस, और अगर अलग अलग फेज हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना लें उसे बोला जाएगा हीट्रोजीनियस। मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का ही एग्जाम्पल है। भले ही आपको देखने से ऐसा लगे कि यहाँ पर एक्वस स्टेट है, यहाँ पर लिक्विड है, तो स्टेट अलग अलग हो गई, ऐसा नहीं है। ये भी एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये हमारे पास एक आयोनिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल आ गया। आयोनिक इक्विलिब्रियम हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन नाम से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो वहां पर क्या होंगे भाई। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हो सकता है कि आयंस हों और वो आयंस आपस में इक्विलिब्रियम में हों। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, Fe3+ आयन है जो कि एक्वस फॉर्म में है, मतलब कि वाटर के अंदर डिजोल्व किए हुए हैं। इसकी रिएक्शन हो रही है थायोसाइनेट आयन के साथ। थायोसाइनेट बेसिकली क्या होता है देखो, Sn नेगेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड आयन। सल्फर के लिए वर्ड यूज होता है थायो, तो ये एक थायोसाइनाइड आयन हमारे पास बन गया। इसके साथ में Fe3+ आयंस की रिएक्शन हुई एक्वस फेज में ही, और इन्होंने क्या बना दिया भाई, फेरस थायोसाइनेट। फेरस थायोसाइनेट आयन इन्होंने बना लिया, जो कि अगेन एक्वस फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना और जो दो रिएक्टेंट थे सारे सेम फेज में थे, सारे के सारे एक्वस फेज में प्रेजेंट हैं, एक सिंगल फेज के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसे भी बोला जाएगा एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल। तो ये होता है भाई होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहां पर सारी की सारी रिएक्टेंट स्पीसीज और सारी की सारी प्रोडक्ट वाली स्पीसीज एक ही फेज में हों। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भाई हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के। तो हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में होगा क्या, इस केस में इक्विलिब्रियम इज हीट्रोजीनियस इफ ऑल स्पीसीज इन रिएक्शन आर नॉट इन द सेम फेज। रिएक्शन की सारी स्पीसीज सेम फेज में नहीं है। एक भी स्पीसीज अगर फेज से थोड़ा सा अलग हमें दिखने लग गई तो वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा हमारे पास हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। इसको मैं आपको समझाता हूं भाई। देखो, वाटर लिक्विड और वाटर गैस, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम है। ये कैसे अचीव किया जा सकता है, देखो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी हमें पता है कि अगर हम लोग वाटर को प्लेस कर देते हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत क्या होता है भाई, इवेपोरेशन होने लगता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ यहाँ पर इस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ये हमारा हो गया वाटर लिक्विड, और इसका जब वेपराइजेशन होगा तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे, जो कि कैसे बने हैं भाई, बेसिकली ये लिक्विड जो है
ये इवेपोरेट होके ऊपर पहुंच गया है। सिमिलरली जो इवेपोरेटेड वाटर है वो भी क्या होगा, वो भी कंडेंस होके वापस से नीचे आएगा। तो लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो रहा है गैसियस वाटर के अंदर, और गैसियस वाटर कन्वर्ट हो रहा है वापस से लिक्विड के अंदर। जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, जिस स्पीड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगी, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये एक हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, क्योंकि लिक्विड फेज में और वाटर फेज में हम लोग क्लियरली बता सकते हैं भाई कि ये एक डिफरेंस है, ये सेम फेज नहीं है। यहाँ पर ऊपर गैसियस फेज है, नीचे लिक्विड फेज है। इस वजह से क्या होगा, ये इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बीच का जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा हो जाएगा, एक हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगा, होमोजीनियस नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल देखो भाई क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया है। प्लस ए क्यू लिखा हुआ है, मतलब एक्वस के अंदर हम लोग इसको डिसोल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर इसको डिसोल्व किया जा रहा है। जिससे कि क्या हुआ भाई, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 हाइड्रोक्सिल आयन इनके बीच में डिसोसिएट हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरीके का आप लोग मान सकते हो, एक आयोनिक सोल्ट की तरह का ये होता है ना। बॉन्ड्स अगर आप लोगों को दिखाने हैं तो इसको ऐसा मान सकते हो, क्योंकि कैल्शियम क्या है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा और 2 हाइड्रोक्सिल आयन हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता भाई। अगर कंप्लीटली सोल्यूबल होता, फॉर एग्जाम्पल NaCl की तरह, तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाता Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई सोल्ट है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, उसको हम लोग एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सोल्ट बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जैसा वीक सोल्ट, तो वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ परसेंटेज उसकी रहेगी सॉलिड फॉर्म में और कुछ परसेंटेज उसकी हो जाएगी डिसोसिएट। इस कैसे भाई, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 हाइड्रोक्सिल आयन हमको दे देगी। ये इक्विलिब्रियम सिस्टम हमें कैसा दिखेगा, ध्यान से सोचना। यहाँ पर हमने लिया हुआ था वाटर, जिसके अंदर हमने डिजोल्व करना चाहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ऊपर से डाल दिया, क्या होगा भाई देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि ये व्हाइट कलर का होता है लेकिन मैंने यहाँ पर ब्लैक से दिखा दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में सेटल हो गया यहाँ पर नीचे आके, क्योंकि सारा का सारा जो हमने डाला वो डिजोल्व नहीं होगा। हाउएवर थोड़ा बहुत ये डिजोल्व होता है। जब ये डिजोल्व होगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस मान लो ब्लैक कलर वाले हो गए, और क्लोराइड आयंस मान लो कि रेड कलर वाले हो गए, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रेड कलर वाले हो गए। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझ लो, एक मोलिक्यूल जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो डिसोसिएट हो गया। इससे क्या मिलेगा हमें, एक कैल्शियम 2 प्लस आयन मिल जाएगा और 2 मिल जाएंगे हाइड्रोक्सिल आयन। तो मतलब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह का है, जहां पर सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो रहा है एक्वस आयंस के अंदर, और जब बहुत सारे एक्वस आयंस हो जाएंगे तो वापिस से वो सॉलिड फॉर्म में सेटल भी होने लग जाएंगे। तो दूसरी रिएक्शन क्या होगी, जिसके अंदर एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन 2 हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ में कंबाइन करके फिर से सॉलिड बना रहा होगा। इस तरीके का ये इक्विलिब्रियम होगा, एक तरफ हो रहा है सॉलिड का डिसोसिएशन और दूसरी तरफ आयंस का हो रहा है कॉम्बिनेशन, जिससे कि वापस से सॉलिड बन रहा है। इस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा भाई, कुछ इस तरीके का प्रोसेस हमारे पास हो रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, कुछ परसेंटेज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, डिजोल्व नहीं होगी। अगर सॉलिड में कोई हैवी चीज डिजोल्व ना हो तो वो नीचे सेटल हो जाएगी भाई। और अगर हम लोग इस बीकर को या फिर इस कंटेनर को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस अनडिजोल्व में प्रेजेंट है और बाकी हमें दिखेगा सिर्फ वाटर। वाटर के अंदर डिजोल्व आयन हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन वाटर के अंदर नीचे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड सेटल हो गया है उसको हम लोग देख पाएंगे। तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर भी हमें क्लियरली दिखेगा कि 2 फेज प्रेजेंट है, एक फेज है सॉलिड फेज जो कि कंटेनर के नीचे सेटल हो गया है,
और दूसरा है एक्वस फेज जिसके अंदर वाटर है और डिफरेंट आयंस उसके अंदर डिजोल्व हैं। दो फेज यहाँ पर बन जाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फेज में प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इसको भी एक हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हम लोग बोलेंगे। ये था भाई हमारे पास होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ भाई, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ना बहुत ज्यादा देखा जाता है गैसियस रिएक्शंस के अंदर। ऐसी रिएक्शंस जो कि गैसियस फेज में हो रही हों, वहां पर क्या होता है भाई, सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होंगे। वहां पर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को। अब यहाँ पर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का ही एक तरीके से हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं उन रिएक्शंस को जो कि गैस फेज में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो थे रिएक्टेंट ए और बी, गैसियस फॉर्म में थे ऑफ कोर्स। ए के हमारे पास थे ए मोल्स, बी के थे स्मॉल बी मोल्स। इन्होंने क्या बनाया, सी मोल्स बना लिए प्रोडक्ट सी के और स्मॉल डी मोल्स बना लिए प्रोडक्ट डी के। अब गैसेज के अंदर ना भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो गैसेज अगर प्रेजेंट है, गैसेज की कंसंट्रेशन को मेजर करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आमतौर पे लैब में हम लोग क्या करते हैं भाई, कंसंट्रेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। मोलैरिटी से ऐसे ही निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हम लोग हमारे रिएक्टेंट का, हमारे सोल्यूट का हम लोग मास मेजर कर लेंगे और फिर उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। हाउएवर आप लोग इतना समझ गए कि मोलरिटी निकालने के लिए सोल्यूट का मास मेजर करना जरूरी है। गैसेस का मास हम लोग मेजर नहीं कर सकते। गैसेस का मास मेजर करना 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, नॉर्मली हवा में अगर गैसेस प्रेजेंट हैं तो उसका मास मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर मास हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं, मास के बिना कंसंट्रेशन निकालना मुश्किल होगा। तो गैसेस के लिए हम लोग एक अलग तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशंस तो हम लोग मेजर कर नहीं पा रहे। अगर हम लोग मेजर कर पाते तो यहाँ पर हम लोग यूज करते भाई केसी का। केसी का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है लेकिन हमने कंसंट्रेशंस के हिसाब से इसको निकाला है। क्या हो जाएगा भाई, ये टी की कंसंट्रेशन उसकी पावर स्मॉल सी, टी की कंसंट्रेशन उसकी पावर स्मॉल डी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे ही लिखते हैं, भूल नहीं गए होंगे आप लोग। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड करना होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। यहाँ पर ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी, ऐसे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया कंसंट्रेशंस को ध्यान में रख के। लेकिन अगर ये सारे के सारे गैसेज हैं तो इनकी कंसंट्रेशन मेजर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, गैसेज का ना प्रेशर हम लोग मेजर कर सकते हैं। जिस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन करवाई जाएगी वहां पर उसका प्रेशर हम लोग मेजर कर लेंगे किसी पिस्टन की हेल्प से, या फिर हमारे पास बैरोमीटर होता है उसकी हेल्प से, बेसिकली वो प्रेशर माप सकता है। तो वहां से हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें प्रेशर के अकॉर्डिंग तो वो क्या होगा भाई, देखो के पी उसको बोला जाएगा। और वहां पर हम लोग गैसेज की कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग केपी में क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट का जो टोटल प्रेशर है, मतलब डी गैस का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई सी गैस का प्रेशर, कितना हो जाएगा, देखो ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको, प्रेशर ऑफ डी गैस इसकी पावर स्मॉल डी, प्रेशर ऑफ सी गैस इसकी पावर स्मॉल सी, डिवाइड किससे करेंगे भाई, रिएक्टेंट वाले गैसेज के प्रेशर से, मतलब प्रेशर ऑफ बी गैस इसकी पावर बी और प्रेशर ऑफ ए गैस इसकी पावर ए, इसको बोला जाएगा केपी। गैसेज के केस में हम लोग प्रेशर का जब डिवीजन करते हैं, प्रोडक्ट्स की अंदर जितनी भी गैसेज प्रेजेंट है उनका प्रेशर उसको डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट्स वाली गैसेज के प्रेशर से, वहां से हमारे पास निकल के आएगा केपी। अब यहां पर देखो भाई, अगर हमें इस रिएक्शन का केसी ही निकालना है तो कंसंट्रेशन तो मेजर करना हमने देख लिया बहुत मुश्किल है, डी की, सी की, ए की और बी की, है ना। तो क्या हम लोग केपी की हेल्प से केसी निकाल सकते हैं, हमें चाहिए केसी लेकिन कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर सकते, प्रेशर कर सकते हैं। प्रेशर से अगर हम लोग केपी निकाल लें तो क्या उस केपी से हम लोग केसी निकाल पाएंगे, यही हमें बताता है भाई ये रिलेशन। देखो केपी और केसी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये सब क्या होता है, कैसे ड्राइव करते हैं,
ये हम लोग सीखते हैं भाई अभी। मेनली आप लोग ये समझ गए होंगे कि गैसेज का सिस्टम है, गैसेज के अंदर रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट भी गैसेज फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी गैसेज फॉर्म में प्रेजेंट है। केसी हमें रिएक्शन का निकालना है, लेकिन गैसियस फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर सकते, उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत है केपी और केसी के रिलेशन की। अब निकालते हैं इनका रिलेशन भाई। देखो बहुत सिंपल है, हमेशा की तरह। प्रेशर जो होता है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन में देखा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां पर अगर हम लोग इन सभी गैसेज को मान ले भाई कि ये आइडियली बिहेव कर रही हैं, ये सब आइडियल गैसेज हैं, तब यहां से देखो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई। प्रेशर, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में स्मॉल पी से डिनोट किया था, इसलिए मैं यहां पर स्मॉल पी से ही डिनोट कर रहा हूं। नो मोर कंफ्यूजन। प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएं और एन से कर दें डिवाइड, एन बाई वी आर टी। पी है प्रेशर ऑफ गैस, वी है इसका वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम के अंदर गैस प्रेजेंट है, और एन है नंबर ऑफ मोल्स। अब आप लोग एक चीज ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते थे भाई। एन बाई वी ये कंसंट्रेशन के ही बराबर होता है। तो ये हमारे पास बराबर हो गया कंसंट्रेशन को। यहां पर मैं कंसंट्रेशन को सी से डिनोट नहीं कर रहा, वरना आप लोग इसको सी प्रोडक्ट के साथ में कंफ्यूज कर जाओगे। कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी कंसंट्रेशन हमें यहां पर माननी है। कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई आरटी, ये वैल्यू हो जाएगी भाई प्रेशर की। तो यहां पर किसी भी गैस का प्रेशर कितना होगा, वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई आरटी के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रेशर की जो ये वैल्यू है, जो कि क्या है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई आरटी, ये हम लोग बराबर रख देंगे डी के लिए, सी के लिए, बी के लिए और ए के लिए भी। तो यहां पर हम लोग निकालते हैं केपी की वैल्यू। इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, प्रेशर ऑफ डी गैस ये कितना होगा, ये बराबर होगा डी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई आरटी के। डी की कंसंट्रेशन कितनी है, डी से ही हमने डिनोट किया है, यही है कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है आरटी के साथ। ठीक है भाई, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, हमने सिर्फ प्रेशर ऑफ डी गैस को इसके बराबर रखा है, लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या था, इस पूरी वैल्यू के पावर में डी भी था, तो यहां पे भी हमें डी को पावर में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू अब हमने पूरे की पुट कर दी है। प्रेशर ऑफ सी गैस कितना होगा, सी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई आर टी के बराबर होगा। तो यहां पर लिखो भाई, प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई आर टी। इस पूरे की पावर सी भी हो जाएगा, ये सी वाली पावर हमें भूलना नहीं है भाई। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई, बी गैस का प्रेशर, बी गैस का प्रेशर किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई आर टी। यहां पर बी की कंसंट्रेशन है बी आर टी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई, बी हो जाएगी। उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रेशर ऑफ ए को। प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आर टी। कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आर टी, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी भाई, ए हो जाएगी। ठीक है, यहां से अब हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो आर टी वाली टर्म्स हमें यहां पर कॉमन लग रही हैं, उनको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहां पर आर टी की पावर डी, आर टी की पावर सी, इसको हम लोग बाहर निकाल के ले गए, डिवाइड हमने इसको कर दिया, नीचे भी हम लोग आर टी की पावर बी और आर टी की पावर ए, इनको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा भाई, देखो अंदर बच गया डी कंसंट्रेशन की पावर डी, सी कंसंट्रेशन की पावर सी, ए कंसंट्रेशन की पावर ए और बी कंसंट्रेशन की पावर बी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हमने बेसिकली क्या किया है, आर टी की पावर सी को, ए को, बी को और डी को, इन सबको अलग निकाल लिया। ऐसा हमने क्यों किया भाई, आपको अभी समझ में आएगा। देखो ये जो वैल्यू हमारे पास बनी, ये ध्यान से देखो किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू हमारे पास Kc के बराबर हो गई। Kp हम लोग निकाल रहे हैं, Kc की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर ही हमने निकाल दी है।
इस केसी की ये जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन के अंदर अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इस वैल्यू की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, केसी पुट कर देंगे। तो केपी किसके बराबर हो गया, केसी मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर देखो बेस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर आर टी की पावर डी मल्टीप्लाइड बाई आर टी की पावर सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टी की पावर सी प्लस डी, ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर टी की पावर सी प्लस डी। ये स्मॉल सी था, है ना, स्मॉल सी और स्मॉल डी। डिवाइड किससे करेंगे भाई, नीचे था हमारे पास आर टी की पावर बी एंड आर टी की पावर ए, ये नीचे ऐड हो जाएंगे, आर टी की पावर ए प्लस बी। अब यहां पर देखो, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस भी सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर टोटली हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, सिमिलरली पावर जो है माइनस हो जाएगी। सिंपल सा मैथ का रिलेशन होता है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे को बराबर लिख सकते हैं किसके, 2 की पावर, जो पावर्स थी उनको माइनस कर देंगे, 3 - 2 कर देंगे, सेम आंसर ही हमारे पास आने वाला है। वही केस हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ए प्लस बी को माइनस कर देंगे सी प्लस डी में से, क्या हो जाएगा, ए सी आर टी की पावर सी प्लस डी, इसमें से माइनस कर देंगे ए प्लस बी को। अब यहाँ पर एक छोटा सा बात है जो आपको समझना रह गया है, देखो सारे के सारे मोल्स क्या हैं भाई, गैसियस हैं। ए के ए मोल्स भी गैसियस हैं, बी के स्मॉल बी मोल्स भी गैसियस हैं, सी के स्मॉल सी नंबर ऑफ मोल्स भी गैसियस हैं, और ये डी नंबर ऑफ मोल्स भी गैसियस हैं। सी प्लस डी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी प्लस डी, स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल गैसियस मोल्स इन दी प्रोडक्ट्स। सिमिलरली ए के ए मोल्स भी गैसियस हैं, बी के बी मोल्स भी गैसियस हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन दी रिएक्टेंट। यही हमारे पास बराबर होता है भाई डेल्टा एन जी के। सी प्लस डी क्या है, गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्या है, गैसियस मोल्स इन दी रिएक्टेंट्स। तो ये वैल्यू हमारे पास बराबर होती है डेल्टा एन जी के। डेल्टा एन जी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं। प्रोडक्ट में 10 मोल है, रिएक्टेंट्स में गैसियस फॉर्म के अंदर 4 मोल है, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 10 - 4। प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स में से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स को। यहाँ पर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई भाई, देखो फाइनली इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, केपी किसके बराबर हो गया, केसी मल्टीप्लाइड बाई आर टी की पावर डेल्टा एन जी के। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आ गई। अगर हम लोग केपी निकाल लें तो केसी भी यहाँ से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा हमें क्या क्या जानना होगा, आर क्या है, गैसियस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर जिसके ऊपर ये रिएक्शन हो रही है, डेल्टा एन जी क्या है भाई, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बस आपको काउंटिंग करनी है कि प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल हैं जो कि गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, और रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल हैं जो कि गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरीके से हम लोग केपी और केसी का रिलेशन निकाल सकते हैं भाई। ये था आज का लेक्चर। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे भाई। जितना हमें समझना था वो सब हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ये है नीट 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल, किसके अंदर केसी और केपी इक्वल नहीं होंगे। देखो आप लोग ना सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन लिखो, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, केपी और केसी कब बराबर होंगे, जब आर टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एन जी, आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर। अगर ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल है तभी केपी और केसी बराबर होंगे। अब हमें पता है भाई, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाती है। 2 की पावर 0 1 होती है, 3 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 0 1 होता है, 1 लाख की पावर 0 1 होता है।
तो बेसिकली अगर हमें RT की पावर डेल्टा NG को 1 बनाना है तो हमें चाहिए डेल्टा NG किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। डेल्टा NG किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 के बराबर है तो KP और KC बराबर हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी केस में डेल्टा NG की बराबर वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और आ गया, तो वहां पर KP और KC बराबर नहीं होंगे। तो बेसिकली हमें डेल्टा NG कैलकुलेट करना है। देखते हैं भाई, फर्स्ट ऑप्शन में देखो डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी, कितने प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो 1 मोल O2, 1 मोल N2, 2 मोल हैं ऐसे जो कि प्रोडक्ट में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। 2 ये हो गए नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज। इसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन गैसियस फेज। यहां पर हमें दिखेगा भाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल हैं जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स भी कितने हो गए, 2 हो गए। डेल्टा Ng की वैल्यू यहां पर आ गई 0। अगर डेल्टा Ng 0 है तो RT की पावर डेल्टा Ng बराबर हो जाएगा 1 के, मतलब Kp और Kc दोनों बराबर हैं इस इक्विलिब्रियम के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है जिससे क्या बन रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। डेल्टा Ng कितना होगा इस रिएक्शन के लिए। प्रोडक्ट के अंदर कितने गैसियस मोल प्रेजेंट है, एक SO3 और एक NO, दो प्रेजेंट हैं। रिएक्टेंट के अंदर भी कितने गैसियस रिएक्टेंट प्रेजेंट है, एक और दो, दो ही प्रेजेंट हैं। यहाँ पर भी डेल्टा Ng 0 हो गया, RT की पावर डेल्टा Ng 1 हो जाएगा, Kp और Kc बराबर हो जाएंगे। इसके लिए भी Kc और Kp इक्वल है। ऑप्शन सी आप लोग देखो, यहाँ पर 2HI बन रहा है एज प्रोडक्ट। यहाँ पर भी गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं भाई, 2 है। और रिएक्टेंट में भी 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल आयोडीन है, जो कि दोनों ही गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो रिएक्टेंट के अंदर गैसियस मोल्स भी दो ही हैं। 2 माइनस 2 0, डेल्टा Ng हो गया 0, RT की पावर डेल्टा Ng हो जाएगा 1। तो इस रिएक्शन के लिए भी Kp और Kc बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा Ng अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा भाई, गैसियस प्रोडक्ट देखो कितने हैं, 2 CO2 के मोल बन रहे हैं, तो 2 है हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्टेंट्स में आप लोग देखो हमारे पास क्या है भाई, कार्बन, ये तो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है भाई, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? अगर इस इक्वेशन को बैलेंस हमें करना होता तो हमें यहाँ पर O2 की भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तब क्या होता भाई, प्रोडक्ट में भी 2 मोल गैस के होते, रिएक्टेंट में भी 2 मोल गैस के होते, डेल्टा Ng 0 हो जाता। लेकिन जो इक्वेशन हमें दी गई है उसके अंदर क्या बोला गया है भाई, हमारे पास O2 का 1 ही मोल है, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल रिएक्टेंट में कितने हो गए, सिर्फ 1। कार्बन के 2 मोल प्रेजेंट है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। डेल्टा Ng हमें निकालना है, डेल्टा Ng मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन गैसियस फेज। गैसियस फेज के मोल्स कितने हैं, तो यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है तो क्या Kp और Kc बराबर होंगे? जी नहीं, Kp और Kc का रिलेशन ये बन जाएगा RT की पावर 1, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यही वो रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है भाई, Kp और Kc इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, यही हमें बताना था। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यही रिएक्शन अगर एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसे पूछ ले भाई, 2C प्लस 2O2 इज गिविंग 2CO2, ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है। अब बताओ यहाँ पर क्या Kc और Kp बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 2 मोल गैस है, रिएक्टेंट में भी 2 मोल गैस है, यहाँ पर बराबर हो जाते। तो इक्वेशन को ध्यान से पढ़ना है, बैलेंस करके दी हुई हो ना दी हुई हो, हमें उसी के हिसाब से आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई आगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.3, इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे अप्रोच करना है। देखो PCl5, PCl3 एंड Cl2, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन, ये तीनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है 500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। इनकी जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो कंसंट्रेशन है वो कुछ इस तरह है। PCl3 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है इतनी, Cl2 की है इतनी और PCl5 की है 1.54। हमें निकालना है Kc। भले ही ये सब गैसीज हों फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसंट्रेशन ही इनकी दे दी, तो यहाँ पर Kp की हमें जरूरत ही नहीं है। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, मतलब कि PCl3 की कंसंट्रेशन,
Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट है PCl5। बस इतना ही हमें करना है। PCl3 की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 1.59, Cl2 की कंसंट्रेशन भी हमें दे रखी है 1.59, डिवाइड कर देंगे PCl5 की कंसंट्रेशन से जो कि दी हुई है 1.41। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे भाई कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.79। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अकॉर्डिंग टू दी कंसंट्रेशंस। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई कैसे अप्रोच करना है। फॉर द इक्विलिब्रियम, इस तरीके का कुछ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज गिवन। Kc की ये वैल्यू है इस टेम्परेचर के ऊपर। हमें क्या बताना है भाई, Kp फाइंड आउट करना है इसी टेम्परेचर पे। क्या करेंगे, Kc दे रखा है, Kp हमें निकालना है। रिलेशन क्या होता था, Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाई RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng निकालो सबसे पहले। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट के अंदर कितनी गैसेस प्रेजेंट है, एक Cl2 और दो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दो और एक तीन, 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि गैसियस हैं। रिएक्टेंट में कितने मोल हैं भाई गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट, सिर्फ 2 मोल हमारे पास प्रेजेंट है NOCl के। तो इसको हम लोग कर देंगे माइनस, डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए आ जाएगा 1। डेल्टा Ng की वैल्यू 1 अगर हम लोग पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू अगर हम लोग 1 के बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास Kp निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, Kc की वैल्यू पुट करो 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶, ये हो गया Kc। R की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू क्या होती है भाई 0.081, 0829 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। 0.0829 को हम लोग लिख सकते हैं 0.083, सिंपल। आर की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर क्या है भाई 1069 केल्विन, 1069 केल्विन। आर की ना गैस कांस्टेंट की बेसिकली दो वैल्यू हमने देखी थी फर्स्ट चैप्टर में। एक थी 8.314, लेकिन वहां पर यूनिट होती थी जूल पर मोल पर केल्विन। यहां पर क्या यूनिट हमें लेनी पड़ेगी भाई, यहां पर लेनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक लीटर्स पर मोल पर केल्विन। आर की बेसिकली दो वैल्यू थी भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ यूनिट्स बहुत जरूरी होती हैं। 8.314 ये हमें लेनी होती है जब हम लोग एनर्जी वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। और आर की ही एक वैल्यू होती है 0.083 एटमॉस्फेरिक लीटर्स पर मोल पर केल्विन। जब हमारे पास इक्वेशन में प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो और नंबर ऑफ मोल हो, बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन वाला ये केस हो गया, PV इज इक्वल टू nRT। उस तरह के क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी इन यूनिट्स के साथ। वहीं R की वैल्यू अगर हमें निकालनी है भाई एनर्जीज के एक्सचेंज के केस में, गैसेज की एनर्जी वगैरह निकाल रहे हैं, जहां पर हमें एनर्जी की यूनिट लेनी है J, टेम्परेचर की लेनी है केल्विन और नंबर ऑफ मोल्स की लेनी है पर मोल्स, तो वहां पर हमें ये वैल्यू R की लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी भाई, एटमॉस्फेरिक लीटर्स पर मोल पर केल्विन वाली। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, एटमॉस्फेरिक लीटर्स पर मोल पर केल्विन। यहाँ पर अब ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा इस रिएक्शन का उसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगी, वहां से ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो Kp की वैल्यू फाइनली इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 0.033, ये वैल्यू आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है उसकी यूनिट्स क्या होंगी, तो सिंपल हम लोग एक काम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई यहाँ पर जितनी भी कंसंट्रेशन है। कैसे, क्या मतलब हुआ देखो, Kc का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, Cl2 की कंसंट्रेशन NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा NOCl की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो Cl2 की कंसंट्रेशन किस में होगी, मान लो कि मोल्स पर लीटर में होगी, NO की यूनिट किस में होगी कंसंट्रेशन की, मोल्स पर लीटर में ही होगी, मोलैरिटी की टर्म्स में ही होगी। लेकिन NO की कंसंट्रेशन में मोल्स पर लीटर को हमें स्क्वायर करना होगा, तो हमें
स्क्वायर करना होगा। नीचे क्या लिखना है भाई, NaCl की कंसंट्रेशन, ये भी मोल्स पर लीटर्स में ही होगी, इसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो यूनिट अगर निकाल रहे हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल यूनिट हमारी क्या बन जाएगी, Kc की मोल्स पर लीटर ही बन जाएगी। तो रिएक्टेंट में कितने रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, उनके बेसिस पे हम लोग यूनिट्स भी निकाल सकते हैं Kc की। ठीक है भाई, इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई नीट का। यहाँ पर देखो क्या बताया है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना हम लोग देखते हैं ध्यान से। ए 20 लीटर कंटेनर, 20 लीटर का कोई कंटेनर है जिसमें ये रिएक्शन हो रही होगी, है ना। 20 लीटर के कंटेनर में क्या है भाई, 400 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर CO2 का प्रेशर है 0.4 एटमोस्फियर। एक कंटेनर है जिसके अंदर कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, 20 लीटर हमारे पास क्या है, उस वॉल्यूम का कंटेनर है, 20 लीटर उस कंटेनर का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझो भाई, गैस को हम लोग जितने भी वॉल्यूम में डालें वो उसी को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो CO2 गैस भी हम लोग ऐसे मानेंगे कि पूरे 20 लीटर के अंदर ही प्रेजेंट है। तो गैस का वॉल्यूम है 20 लीटर 400 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, और जब प्रेशर उसका है 0.4 एटमोस्फियर। यहाँ पर एक्सेस ऑफ SRO प्रेजेंट है, लेकिन SRO क्योंकि यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका एटमोस्फेयर प्रेशर हमें नहीं मानना है, उसका कोई प्रेशर हमें कंसीडर नहीं करना है। सॉलिड सब्सटेंस का जो प्रेशर होता है सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो 1 एटमोस्फियर ही होता है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो गैस फॉर्म में नहीं है कि अपने प्रेशर को कम ज्यादा करे, इसलिए उसका प्रेशर हम लोग 1 एटमोस्फियर ही मान लेते हैं। जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से प्रेशर है वही उस सॉलिड का भी प्रेशर है। ठीक है भाई, आगे हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। कंटेनर के अंदर कोई पिस्टन था जिससे हमने वॉल्यूम कम कर दिया, कंटेनर का वॉल्यूम कम हो गया तो गैस का भी फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि किस वॉल्यूम के ऊपर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। किस वॉल्यूम के ऊपर जाके, जब हम लोग वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं तो किस वॉल्यूम के ऊपर जाके गैस का प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, ये हमको बताना है। जैसे ही गैसेस का वॉल्यूम हम लोग कम करते हैं भाई, वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने लग जाती हैं। जितना कम वॉल्यूम होगा उतने ही ज्यादा स्ट्राइक करेंगे गैस के पार्टिकल वॉल्स के साथ, और उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हमें बताना है भाई, पहले कुछ इतना वॉल्यूम है जिसके ऊपर गैस का प्रेशर कितना है, 0.4 एटमोस्फियर। हम लोग कितना यहाँ पर वॉल्यूम तक उसको कंप्रेस करें कि प्रेशर मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर देखो भाई, फाइनल प्रेशर जो होगा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ पर ध्यान से देखना, इक्वेशन हमें दी गई है कुछ इस तरीके से, SrCO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद SRO एंड CO2। यहाँ पर Kp की वैल्यू हमें दी गई है। इसके लिए अगर हम लोग Kp निकालें तो किसके बराबर आएगा भाई, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि प्रेशर ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर ऑफ SRO, डिवाइड कर देंगे विद प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जो कि कितना है, प्रेशर ऑफ SrCO3। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 1.6 एटमोस्फियर। अब यहाँ पर ध्यान से समझना भाई, SRO जो है वो सॉलिड है, इसलिए इसका प्रेशर क्या बराबर हो जाएगा भाई, 1 एटमोस्फियर के बराबर हो जाएगा, अर्थ पे जो प्रेशर है वही। सिमिलरली प्रेशर ऑफ SrCO3 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन CO2 जो है वो सॉलिड नहीं है, ये दोनों सॉलिड है। CO2 क्योंकि गैस है इसलिए इसका प्रेशर 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर Kp की जो ओवरऑल वैल्यू है ना, वो CO2 के ही प्रेशर के बराबर हो जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 1.6 एटमोस्फेयर। ये फाइनल प्रेशर हमारे पास निकल के आ गया CO2 के लिए। अब हमें निकालना है कि किस वॉल्यूम के ऊपर ये प्रेशर होगा, किस वॉल्यूम के ऊपर ये प्रेजेंट होगा, V हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे भाई, देखो इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अगर हम लोग PV को nRT के बराबर माने तो यहाँ पर हमें क्या पता है भाई, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। एन कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल, क्योंकि हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर है, गैस के मोल अंदर बाहर नहीं जा सकते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। एन इज कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टी, अगर टेम्परेचर चेंज ना हो प्रोसेस में तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू ही एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगी। पीवी विल बी कांस्टेंट, यहाँ पर पीवी की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। तो एक कंडीशन हमारे पास ऐसी है
जहां पर वॉल्यूम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और प्रेशर दिया हुआ है। ऊपर एक कंडीशन ऐसी है जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिए हुए हैं, उन दोनों को हम लोग इक्वेट करवा देंगे भाई। P1 V1 को बराबर रख देंगे P2 V2 के, हमारा आंसर आ जाएगा। पहली कंडीशन मान लेते हैं ऊपर वाली को, जिसमें क्या है भाई, CO2 का जब प्रेशर है 0.4 एटमोस्फियर, वॉल्यूम है 20 लीटर। प्रेशर जब है 0.4 एटमोस्फियर, वॉल्यूम है 20 लीटर। सेकंड कंडीशन में जहां पर प्रेशर है 1.6 एटमोस्फियर, वहां पर वॉल्यूम हमें निकालना है। क्या हो जाएगा भाई, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 लीटर्स। ये हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। मेन बातें हमें क्या क्या देखनी थी, फाइनल कंडीशन के ऊपर प्रेशर कितना हो जाएगा, वो प्रेशर कितने वॉल्यूम के ऊपर होगा ये हमें बताना था, और इनिशियल कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिए हुए थे। यहाँ पर जो फाइनली हमने प्रेशर चेंज किया है, जब हमने गैस को रिड्यूस किया है, वॉल्यूम को हमने क्या किया है, कम किया है, वहां पर टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं आया है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो एनआरटी टोटल कांस्टेंट हो गया। एनआरटी अगर कांस्टेंट है तो हम लोग मान सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमारे पास बॉयल्स लॉ भी होता है, ठीक है। तो पीवी कांस्टेंट है, इसलिए P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2 के बराबर होगा। यहां से हमने इक्वेट करके उस वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली जहां पर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। ये था हमारा आज का लेक्चर। सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं, एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज, जितने भी इस टॉपिक से निकलते थे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हिट्रोजीनियस के और होमोजीनियस के दोनों के ही क्वेश्चंस हमने कुछ ना कुछ ट्राई किए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था ये एक हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी वगैरह, कोई सोल्ट कितना डिजोल्व होगा, ये सब निकाल सकते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।